जब विराट ने भुवन और परेश को लात मारी तो भुवन बहुत गुस्सा हो गया और उसने विराट से कहा, तुमने क्या गलती की है तुम जानते नहीं हो, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भुवन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि जब भुवन और परेश जमीन पर गिरे हुए थे तभी उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा खुला है और बहुत सारे लोग बाहर आए हैं और उन सभी लोगों के बीच में सफेद रंग का सूट पहने हुए एक आदमी चल रहा था जिसका नाम था भवानी, जो कि भौकाल गैंग का लीडर और साथ ही भुवन और परेश का बॉस है। भवानी के पीछे जितने लोग चल रहे थे उतने तो पूरे क्लब में नहीं थे। भवानी को देखकर प्रणव भी पीछे हट गया। भवानी ने आकर भुवन और परेश से पूछा, क्या हुआ? भुवन और परेश भवानी से बहुत डरे हुए थे। डरते हुए भुवन ने कहा, कुछ नहीं बॉस, मैं बस इस लड़की को कह रहा था कि हमारे साथ पार्टी करे, लेकिन ये तो बुरा मान गई और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही ये आदमी आ गया और इसने हमें लात मारकर गिरा दिया। हमने कुछ नहीं किया था बॉस। विराट को भुवन के झूठ से और गुस्सा आ गया, इसलिए उसने भवानी और उसके लोगों की चिंता किए बिना परेश और भुवन को फिर से लात मारी। ये देखकर भवानी चौंक गया, लेकिन भवानी फिर भी शांत खड़ा रहा। भवानी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसके सामने कोई अपनी आंख तक नहीं उठाता था, लेकिन विराट यहाँ पर बेखौफ होकर भवानी के सामने उसके ही लोगों को मार रहा था। प्रणव को लगा कि आज विराट तो बचेगा नहीं और प्रणव मानसी को बचाकर हीरो बन सकता है। प्रणव के पापा चिराग परिहार बहुत अमीर और ताकतवर आदमी थे, इसलिए प्रणव ने भवानी से कहा, भवानी जी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये लोग नशे में हैं, इसलिए इनसे गलती हो गई। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्रणव की बात सुनकर भवानी के राइट हैंड हितेश ने गुस्से से प्रणव को कहा, तो कौन है बे? तुझे पता भी है कि तू किससे रहम की भीख मांग रहा है? प्रणव ने हितेश से कहा, मेरे पापा भवानी अंकल को जानते हैं, मैं चिराग परिहार का बेटा प्रणव हूँ। ये बात सुनकर भवानी ने प्रणव से कहा, आज मेरे सामने तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश कर ली है, लेकिन आज के बाद ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी जगह तुम्हारे पापा भी खड़े होते तो भी मैं इस लड़की और इसके दोस्त को नहीं छोड़ता, समझे? प्रणव को लगा था कि वो अपने पापा का नाम लेकर बच जाएगा, लेकिन वो गलत था। प्रणव ने मानसी के साथ साथ विराट को भी माफ करने की गुजारिश की थी, लेकिन अब भवानी का गुस्सा देखकर प्रणव को सिर्फ मानसी की चिंता थी, इसलिए प्रणव ने भवानी से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर देना अंकल, आप इस लड़के को रख लीजिए, लेकिन ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज इसे तो माफ कर दीजिए। प्रणव को इस तरह भीख मांगता हुआ देखकर भवानी ने उस पर तरस खाया और कहा, ठीक है, ले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। प्रणव खुश होकर मानसी के पास गया और उसको अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन मानसी ने विराट के बिना आने के लिए मना कर दिया। पर विराट ने मानसी से धीरे से कहा, तुम जाओ मानसी, मेरी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया, वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। तुम जाओ और अपने आप को बचाओ, जाओ। मानसी को विराट की काबिलियत पर भरोसा था, इसलिए वो वहां से चली गई। पर मानसी के जाने का एक और कारण था। मानसी को उमंग का मैसेज आया था और मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर मानसी बहुत गुस्सा हो गई थी। एक तरफ मानसी गुस्सा हो रही थी तो दूसरी तरफ भवानी। विराट भवानी की इतनी बड़ी गैंग के सामने अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन विराट के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। ये देखकर भवानी ने विराट से कहा, तुम्हारी हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन तुम जितने बहादुर हो उतने ही बेवकूफ भी हो, जो अकेले आकर मुझसे भिड़ गए। अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, पर फिर भी मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत इंप्रेस हो गया। अब देखना यह है कि तुम्हारे अंदर दम कितना है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका देना चाहता हूं। तुम मेरे गुंडों को हराकर अगर मेरे पास आ गए और तुमने मेरे पैर छू लिए तो मैं तुम्हें बच्चा समझकर माफ कर दूंगा। भवानी ने अपने आदमियों से इशारा करके कह दिया कि वो विराट पर हमला करें।
इस बार विराट ने देखा कि उसके चारों तरफ सिर्फ गुंडे ही गुंडे थे और कुछ लोगों के पास गन भी है। विराट समझ गया कि शायद उसे अब अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए विराट ने सबसे पहले अपने पास खड़े परेश को खींचा और उसके सर पर बंदूक तान दी। विराट ने परेश को ढाल बनाकर अपना बचाव किया और वो एक दीवार के पीछे जाकर छुप गया। विराट ने पहले ही गन वाले लोग गिन लिए थे। विराट के इस मूव से कोई भी विराट पर हमला नहीं कर पाया क्योंकि परेश विराट के कब्जे में था। विराट ने इस बात का फायदा उठाया और दीवार के पीछे जाकर परेश को बेहोश कर दिया। विराट परेश को गिराकर वहां से निकल गया। कुछ ही सेकंड बाद जब गैंग के बाकी गुंडे दीवार के पीछे चेक करने गए तो उन्हें सिर्फ परेश मिला, वहां विराट नहीं। पर अगले ही पल पीछे से विराट की आवाज आई। विराट ने कहा, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां विराट भवानी के पास खड़ा हुआ था। विराट जरा सी देर में घूमकर दूसरे रास्ते से भवानी के पास पहुंच गया और फिर विराट ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने दूर दूर तक सोचा नहीं था। विराट बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि भवानी के लोगों ने मानसी के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए विराट भवानी को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने भवानी को खींचकर एक चांटा लगा दिया। बिना किसी को चोट पहुंचाए विराट भवानी के सामने खड़ा था। ये देखकर सभी लोग चौंके हुए थे, लेकिन जब विराट ने भवानी को थप्पड़ मारा तो हितेश बहुत गुस्सा हो गया। हितेश ने गुस्से में अपनी गन निकाली और सीधे विराट के सर पर तान कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी तो। बीच में ही आई इस गोली की आवाज ने सभी को डरा दिया। हितेश ने विराट पर गोली चलाई, लेकिन विराट ने समय रहते हुए अपने आप को बचा लिया। पर जमीन पर खून फिर भी था। वो खून विराट का नहीं बल्कि हितेश का था। विराट ने देखा कि जब वो अपनी जान बचा रहा था तभी भवानी ने अपनी गन निकालकर अपने राइट हैंड हितेश के सर में गोली मार दी थी। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए क्योंकि हितेश भवानी का राइट हैंड होने के साथ साथ भवानी का चचेरा भाई भी था। भवानी की इस हरकत से विराट भी चौंका हुआ था, पर तभी भवानी ने विराट से कहा, मुझे माफ करना विराट, मुझसे गलती हो गई। इतने ताकतवर आदमी ने विराट के सामने हार मान ली और उससे माफी मांगने लगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब भवानी ने विराट से माफी मांगी तो साफ नजर आ रहा था कि भवानी ने विराट की असली शक्ति पहचान ली थी। वो बहुत छोटा महसूस कर रहा था विराट के सामने। विराट ने भवानी से पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई ना? भवानी ने कहा, हाँ, मुझे लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी दोस्त के साथ जो हुआ उसे डिफेंड करना गलत था। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बिल्कुल ठीक किया। इतना कहकर भवानी ने विराट के आगे सर झुका दिया। जब भवानी ने ऐसा किया तो भवानी के साथ साथ उसके सभी लोग भी अपना सर विराट के सामने झुकाकर बैठ गए। जब ये सब हो रहा था तब उस क्लब का मालिक भी ये सब देख रहा था। क्लब के मालिक का नाम अरुण था, जो कि अबीर का कजन था और वो उम्र में अबीर से बड़ा था। अरुण भी एक गुंडा ही था और अंडरवर्ल्ड में अरुण की काफी पहचान थी। इसलिए वो जानता था कि भवानी कितना बड़ा आदमी है और आज वही बड़ा आदमी विराट के आगे सर झुकाकर खड़ा था। उसी समय वहां पर अबीर अपने गुंडों को लेकर विराट से लड़ने आया। अबीर विराट की तरफ हमला करने वाला ही था, लेकिन अरुण ने अबीर को रोक लिया और उसे चांटा मारकर कहा, अभी के अभी अपने दोस्तों को लेकर मेरे क्लब से निकल जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अगर तुम फिर से मुझे उस प्रणव के आसपास दिखाई दिए तो देख लेना, मैं तुम लोगों पर मेरे क्लब में तोड़फोड़ करने का केस भी कर दूंगा, समझे? विराट की ताकत से अरुण भी प्रभावित हो गया और उसने अपने ही भाई को भगा दिया। जब ये सब हो रहा था तब मानसी प्रणव के साथ एक कमरे में अकेली थी। प्रणव ने उस समय मानसी के अकेले होने का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मानसी ने प्रणव को पानी पिलाने के बहाने से बेहोश कर दिया और वो कमरे से चुपचाप भाग गई क्योंकि मानसी को उमंग का मैसेज आया था। उमंग ने उसको बताया था कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि गुलाल बेच रहे थे।
पर ये नामुमकिन था। गुलाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जो मानसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। कोई और गुलाल नहीं बनाता था, तो फिर ये दूसरा गुलाल कहां से आया? मानसी ने तुरंत उमंग को कॉल लगाया और मानसी ने कहा, तुम्हारी खबर पक्की है ना? क्या वो माल हमारा ही था? उमंग ने मानसी से कहा, हाँ बॉस, वो अपना ही माल है। मैंने खुद उसकी क्वालिटी चेक की है। यह सुनकर मानसी अब बहुत ज्यादा चिंता में आ गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि कोई वही गुलाल बेच रहा है जो पुलिस ने सीज किया था। अभी ही मानसी का बहुत सारा गुलाल पकड़ा गया था, जिससे मानसी को बहुत बड़ा घाटा हुआ था, और अब ही कोई वही गुलाल बेचकर उससे पैसे कमा रहा था। मानसी ने उमंग से पूछा, तुमने कहां देखा हमारे माल को? उमंग ने मानसी से कहा, मैंने बीट सिटी क्लब के बाहर कुछ लोगों को गुलाल इस्तेमाल करते हुए देखा था। अब उन्हें माल किसने बेचा ये मुझे भी नहीं पता। बीट सिटी क्लब ये वही जगह थी जहां मानसी इस समय थी। उसने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत क्लब के बाहर गई। मानसी ने देखा कि क्लब के दूसरी तरफ एक गली के अंदर कुछ लोग जा रहे थे। वो बहुत सुनसान गली थी और इस समय मानसी का वहां अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा और वो चुपचाप उन लोगों के पीछे चली गई। मानसी ने देखा कि वहां कुछ कॉलेज के बच्चे थे जो पहले से बहुत नशे में थे। वो लोग थोड़ी देर के बाद ही उस गली से चले गए, पर उन्होंने गुलाल का खाली पैकेट रास्ते में फेंक दिया। मानसी ने जाकर उस पैकेट को ध्यान से चेक किया। ये मानसी का बनाया हुआ गुलाल ही था, पर ये बिना मानसी की इजाजत के कैसे बिक रहा है? कहीं इसके पीछे भी रिया तो नहीं? लेकिन रिया तो मानसी को पकड़ना चाहती है और इस गुलाल गैंग को खत्म करना चाहती है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या बात थी? कौन था जो मानसी के गुलाल की तस्करी कर रहा था? मानसी गुलाल के खाली पैकेट को लेकर सोच ही रही थी कि कौन उसके बिजनेस में टांग अड़ा रहा है, पर अचानक उसे याद आया कि विराट क्लब में गुंडों से लड़ रहा है। इसलिए वो तुरंत विराट के पास वापस आई। वहां जाकर मानसी ने देखा कि सभी लोग विराट के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। ये देखकर मानसी खुश हो गई। जब विराट ने मानसी को देखा तो उसने कहा, अब कोई खतरा नहीं मानसी, चलो घर चले। इतना कहकर विराट मानसी के साथ क्लब से निकल गया। विराट और मानसी घर पहुंच गए थे। मानसी अंदर चली गई, लेकिन अचानक विराट को पीछे से किसी की आवाज आई। जब विराट पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सामने रिपोर्टर श्वेता खड़ी है। श्वेता टैक्सी में से अपना सामान उतार रही थी। विराट श्वेता के पास चला गया। विराट को देखकर श्वेता ने चौंकते हुए कहा, अरे विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराट ने श्वेता से कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं रहता हूँ। ये पास वाला घर मेरा ही है। श्वेता ने विराट को बताया, और मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूं। मैं तुम्हारे पास वाले घर में ही शिफ्ट हुई हूं। विराट जानता था कि पास के घर में रहने वाले लोग अब कहीं और चले गए हैं, लेकिन विराट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो श्वेता से फिर कभी मिल पाएगा। विराट को इस तरह सोचता देखकर श्वेता ने उससे कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। विराट ने श्वेता से कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे लगा था कि अब हम वापस नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए और कुछ नहीं। श्वेता ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, पर देखो, हम आखिरकार मिल ही गए, तो अब तुम एक पड़ोसी होने का फर्ज निभाओ और मेरा सामान रखवाने में मदद करो। भारी वाले बॉक्सेस तुम उठाओगे। विराट ने श्वेता की सामान शिफ्ट करवाने में मदद की, और जब सारा सामान घर के अंदर आ गया तो विराट सोफे पर बैठ गया। विराट दोपहर से बाहर था, इसलिए वो बहुत थक गया था। विराट को थका हुआ देखकर श्वेता ने उससे कहा, तुमने डिनर किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हूं। विराट श्वेता को मना नहीं कर पाया। उसने श्वेता से कहा, देखो भाई, भूख तो मुझे बहुत लगी है, तो जल्दी से कुछ बनाओ यार तुम। श्वेता ने विराट से कहा, अच्छा ठीक है,
मैं पहले नहाकर आती हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। इतना कहकर श्वेता नहाने चली गई और विराट बाहर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद श्वेता नहाकर आ गई, पर उस घर में एक छोटी सी दिक्कत थी। बाथरूम से पानी बाहर आ रहा था और इस बात पर श्वेता ने ध्यान नहीं दिया था। श्वेता रेडी होकर विराट के लिए डिनर बनाने के लिए बाहर आ रही थी, लेकिन तब ही श्वेता का पैर जमीन पर पड़े पानी की वजह से फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। श्वेता गिरने की वजह से चिल्लाने लगी और विराट ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत उसके पास भागा। विराट ने देखा कि श्वेता के पैर पर थोड़ी चोट लग गई थी। श्वेता ने विराट के सहारे के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल पा रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था। श्वेता ने विराट से कहा, नहीं, मैं चल नहीं पा रही विराट। विराट के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसने श्वेता को अपनी बाहों में धीरे से उठाया और श्वेता को उसके बेड पर सुला दिया। विराट ने श्वेता का पैर चेक किया। उसने हल्का सा पैर को घुमाया और श्वेता से पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा है? विराट के पैर मोड़ने पर श्वेता बहुत जोर से चीखी। हालांकि विराट समझ गया था कि चोट इतनी गहरी नहीं है, लेकिन श्वेता थोड़ी कमजोर है। विराट ने श्वेता से कहा, क्या यार, तुम हर बार मुझसे मिलने पर किसी मुसीबत में क्यों पड़ जाती हो? अब तुम मेरे लिए तो क्या, अपने खुद के लिए भी खाना नहीं बना सकती? चलो अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जाकर दवाई और खाना लेकर आता हूँ। और बेवजह अपने पैर को मूव मत करना तुम, ठीक है? मैं बस अभी आया। थोड़ी देर बाद विराट श्वेता के लिए दवाइयां और खाना लेकर आ गया। विराट ने श्वेता को खाना और दवाइयां दे दी और फिर वो अपने घर पर आकर सो गया। अगले दिन विराट जब मानसी और रतन राम जी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, तब ही विराट के घर की बेल बजी। विराट ने जाकर देखा तो बाहर श्वेता खड़ी हुई थी। विराट उसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर खुश था। विराट ने श्वेता से पूछा, तुम, वो भी इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक है ना? श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब ठीक है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम सच में मेरे पड़ोसी हो या बस मेरा पीछा कर रहे थे। वैसे तुम्हारी दवाई असर कर गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देख क्या रहे हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या मुझे? विराट ने श्वेता को घर में बुलाया। विराट ने श्वेता को मानसी और रतन राम जी से मिलवाया, लेकिन थोड़ी ही देर में श्वेता ने विराट को इशारा किया कि उसे अकेले में बात करनी है। विराट ने मानसी और रतन राम जी को जाने के लिए कहा और उनके जाते ही श्वेता ने कहा, तुम्हें दाई जी याद है ना? बिना कुछ जानते हुए तुमने मेरी मदद की थी, तो आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि वो दाई जी कौन था और मेरे पास पेन ड्राइव में क्या था। दरअसल दाई जी ने पास ही के गांव में अपनी फैक्ट्री खोली थी, लेकिन उस फैक्ट्री का सारा जहरीला कचरा गांव वालों को परेशान कर रहा था। गांव वालों ने इस बारे में पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन दाई जी ने पुलिस को भी पैसे देकर चुप करा दिया। ऐसे में जब ये बात मुझे पता चली तो मैं फैक्ट्री में एक वर्कर बनकर गई और मैंने पूरी फैक्ट्री में हर उस चीज की तस्वीर ली जो कि गांव वालों के लिए और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पैसे और पावर की वजह से कोई भी दाई जी के सामने नहीं बोलता था। मैंने सारी तस्वीरें खींच ली, पर मेरा भांडा फूट गया। लेकिन तुम्हारी वजह से वो सबूत मैंने सही जगह पहुंचाए और सब कुछ ठीक हो गया विराट। इसलिए मैं उन सभी गांव वालों की तरफ से तुम्हें थैंक्स बोलने आई हूँ। विराट ने श्वेता से कहा, अरे इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने कल तुम्हारी हमशक्ल को देखा, क्या वो तुम्हारी जुड़वा बहन है? श्वेता ने विराट से कहा, हाँ, वो मेरी जुड़वा बहन है। अच्छा चलो, अब मुझे लेट हो रहा है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर श्वेता चली गई और विराट भी रेडी होकर सम्राट की फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया। सम्राट ने विराट को बता दिया था कि उसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिससे विराट की जॉब लग जाए। विराट ने कंपनी में जाकर बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सम्राट ने उसे कहा था। विराट ने अपनी कार पार्क की और वो ऑफिस में चला गया। विराट जब अंदर गया तो उसे पहले ही गार्ड ने रोक लिया, लेकिन विराट ने कहा कि उसे सम्राट ने भेजा है। फिर एक लड़की आई और वो विराट को फैक्ट्री के अंदर मेन ऑफिस में ले गई। उस ऑफिस के अंदर एक औरत बैठी थी जिसका नाम लावण्या था। उस लड़की ने लावण्या से कहा, इन्हें सम्राट सर ने भेजा है मैम। लावण्या ने कहा, ओ तुम आ गए,
आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विराट ने लावण्या से कहा। हेलो, मेरा नाम विराट है। मुझे सम्राट सर ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलूं। लावण्या ने विराट से कहा, अच्छा फिर तो सम्राट सर ने तुम्हें मेरा नाम भी बताया होगा, है ना? लावण्या की टोन से विराट समझ गया था कि लावण्या बाकी लोगों जैसी नहीं है, इसलिए विराट ने लावण्या से उसी टोन में बात करी जैसे लावण्या कर रही थी। विराट ने लावण्या से कहा, बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कंपनी में जाकर लावण्या जी से मिलना है। तो मैंने सम्राट सर से पूछा कि सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि लावण्या जी कौन है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बस कंपनी की सबसे सुंदर लड़की को ढूंढना होगा, कुछ नहीं। लावण्या हंसने लगी और उसने विराट से कहा, इतना कुछ बताया तो सम्राट सर ने ये नहीं बताया कि पहले ही दिन अपनी बॉस से फ्लर्ट करना अच्छा नहीं होता। विराट ने लावण्या से कहा, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि आपको मेरा फ्लर्ट करना अच्छा लगा या नहीं। लावण्या ने विराट से कहा, ये तो मैं तुम्हें तुम्हारा काम देखकर बताऊंगी। अब चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। लावण्या विराट को मार्केटिंग टीम के पास ले गई और सभी को विराट का इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने विराट की ट्रेनिंग का जिम्मा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लीडर मोहित को दिया। लावण्या जब विराट को ट्रेनिंग के लिए छोड़कर गई, तब तक लावण्या समझ गई थी कि विराट बहुत चालाक है, इसलिए लावण्या को विराट से थोड़ा स्मार्टली डील करना पड़ेगा। मोहित ने जल्द ही विराट की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसके बाद विराट अपनी सीट पर जाकर काम करने लगा। पर असल में विराट काम नहीं कर रहा था। विराट की नजरें कंपनी के हर एम्प्लॉय पर थी। विराट को कुछ खास सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और एक हैकर को कॉल किया। विराट ने हैकर से कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें कंपनी का नाम और एड्रेस भेज रहा हूँ। तुम्हें इस कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट निकालनी होगी और हर एम्प्लॉय का डेटा निकालना होगा कि वो पहले कहाँ काम करता था और कितना एक्सपीरियंस है, और चेक करना कि कंपनी में पिछले कुछ महीनों में पैसे का कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। तुम्हें इसके लिए कंपनी के ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस और एम्प्लॉय के पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों चेक करने होंगे। मुझे ये डेटा जल्द से जल्द भेजो। विराट के पास कंपनी में गद्दार का पता लगाने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं था, इसलिए विराट ने हैकर से मदद ली। विराट हैकर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन ऑफिस के पहले दिन विराट को फोन पर बिजी देखकर मोहित चिढ़ गया और वो विराट के पास आया। मोहित ने विराट के आते ही फोन रख दिया, लेकिन मोहित गुस्से में लग रहा था। मोहित ने विराट से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? पहले ही दिन फोन पर लग गए? ये कोई तरीका है क्या काम करने का? विराट के पास इस समय मोहित से डील करने का समय नहीं था। विराट बस कंपनी में वो शख्स खोजना चाहता था जो कि सम्राट के दुश्मनों के साथ काम कर रहा था। इसलिए विराट ने मोहित से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मोहित ने विराट से गुस्से से कहा, तुम कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ये ऑफिस है, यहां पर मैं तुम्हारा सीनियर हूं। विराट ने मोहित से कहा, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो तुम अपने आप चुप हो जाओगे। मैं शनाया का बॉयफ्रेंड हूं और शनाया सम्राट सर की बेटी है। यह बात सुनते ही मोहित के पसीने छूटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया? मोहित बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने तुरंत विराट से माफी मांग ली और अगले ही पल से मोहित ने विराट की तरफ अपना बिहेवियर पूरी तरह बदल दिया। पर विराट को अब भी कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कैसे दोषी आदमी का पता लगाए। जहां एक तरफ विराट सम्राट की जान बचाने में बिजी था, वहीं दूसरी ओर मानसी उन लोगों को पकड़ने में लगी थी जो बिना मानसी की इजाजत के मानसी का बनाया हुआ गुलाल बेच रहे थे। मानसी का सबसे बड़ा डर यह था कि ये नए लोग जो गुलाल की तस्करी कर रहे हैं, अगर ये मानसी से पहले विराट के हाथ लग गए तो विराट उन लोगों से मानसी के बारे में पता लगा लेगा। अब क्या होगा आगे? क्या मानसी उस इंसान को पकड़ पाएगी या फिर विराट को मानसी के गुलाल के बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा?